है। एक भाग में पूरी शहरी लाइफ दिखाई गई है, जिसको कि मेरा साथी कह रहा था विकास। उसमें फैक्ट्रियों को दिखाया गया है, उसमें मिसाइलों को दिखाया गया है, बड़े बड़े बांधों को दिखाया गया है, और जो बस्तियां हैं उसको जेसीबी चल रही है, और जो हमारी मवेशियां हैं कीचड़ में दलदल में फंसी हुई है। अर्थात ये विकास है, मिसाइलें हैं, इसके कारण ही ये कोरोना का एक संकेत दिखाया गया है कि उसका जो वायरस है उसका संकेत भी इस चित्र में दिखाया गया है। ये विकास है जिसको हम सब लोग विकास विकास करके आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरे तरफ में हमारे वाद्य यंत्र, ढोल, मादल और मवेशी, झाड़, मकान, फसल और जंगली जानवरों को दिखाया गया है। यह जीवन कहां पर पाया जाता है? यह जीवन गांवों में पाया जाता है, जहां पर हरियाली है, पशु पक्षी है और इंसान है, और एक पर्यावरण का संतुलन बना हुआ है। लेकिन इसको विकास के नाम पर धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। तो इस पर रोक लगना चाहिए, यह संदेश देने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। अर्थात ये विकास के बहाने अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बांध और ये जो चीजें खड़ी की जा रही है, उसी की वजह से कोरोना जैसी महामारियां दुनिया में आ रही है। और कोरोना जैसी महामारी आती है तब दुनिया को पता चलता है कि धर्म की असलियत क्या है, पंथ की असलियत क्या है। जब कोरोना जैसी महामारी आई तब दुनिया के विकसित देशों में, अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, एक तहलका मच गया। लोग त्राही त्राही करने लगे। भारत देश की बात करें हम तो दिल्ली है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, जिसको हम विकसित शहर कहते हैं, वहां पर भी त्राही मच गई थी। तब जो दुनिया को बचाने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े धर्म बनाए हैं और बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, बड़े बड़े मस्जिद बनाए हैं, बड़े बड़े गिरजाघर बनाए हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारा बनाए हैं, तब जब दुनिया को बचाने की जरूरत पड़ी तब अस्पताल खुले थे, वैज्ञानिक विद्या चल रही थी, और ये जो ढोंग ढोकसला था, तब दुनिया में मंदिरों पे ताले लग चुके थे, मस्जिदों पे ताले लग चुके थे, गिरजाघरों पे ताले लग चुके थे और गुरुद्वारों पे ताले लग गए थे। यदि उसमें चमत्कार था, दुनिया को बचाने की ताकत थी, तो ताले नहीं लगना था और दुनिया को बचाने के लिए खुले रहना था। वो चीज दुनिया में नहीं हो पाई। ये चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है। जो हम आदिवासियत की बात कर रहे हैं, आदिवासियत में हमारे जो लोग हैं, जिनको नंगे, भूखे, गंवार, अनपढ़, जाहिल, चोर, डाकू कहते थे, वो लोग, ये जो कोरोना जैसी महामारी आई, उस समय जब आप सामाजिक सोशल डिस्टेंस की बात करते थे, हम फिजिकल डिस्टेंस की बात करते थे, आप लोग कहते थे कि दूर दूर रहिए, एक दूसरे के पास मत आइए, नहीं तो ये कोरोना वायरस यदि आप सांस लेंगे तो आपको भी चपेटे में ले लेगा। और हमारे जो अनपढ़, गंवार, जाहिल जो पुरखे थे, उन्होंने इन सब चीजों को पहले ही समझ लिया था। इसलिए एक मकान इस खेत में तो दूसरा मकान उस खेत में, और एक मकान उस पहाड़ पे तो दूसरा मकान उस पहाड़ पे बनाते थे। हमको इन सब चीजों को सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे पुरखे अनपढ़ तो अनपढ़, लेकिन बचना कैसा, महामारी आएगी तो जिंदा कैसा रहना, वो पहले ही जानते थे। इसलिए हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो बात है आदिवासियत में, वो यह है कि जिसको आप सुधारने की बात करते हैं, पंथ के नाम पर, धर्म के नाम पर और बड़े बड़े पंडितों के नाम पर, बड़े बड़े जो गिरजाघरों के माध्यम से, बड़े बड़े मस्जिदों के माध्यम से, बड़े बड़े गुरुद्वारों के माध्यम से, और हम लोगों के बीच में झोला झंडी टांग के आते हो, सुधारने की बात करते हो। तुम्हारा पूजा पाठ का तरीका ठीक नहीं है, तुम्हारा नाचने का तरीका ठीक नहीं है, तुम्हारा गाने का तरीका ठीक नहीं है, तुम्हारा बैठने उठने और बातचीत
बातचीत करने खाने पीने का भी तरीका ठीक नहीं है, तुम सुधर जाओ, ऐसा कहते हैं। तो उनको हम कह देना चाहते हैं कि ये जिसको आप अनपढ़ गवार कहते हैं, वही इंसान जब पूजा करता है तो हाथ में पानी लेता है, हाथ में अनाज लेता है, इस इलाके में ज्वार के दाने लेता है, और जब पूजा करता है तो इस धरती की पूजा करता है, पानी की पूजा करता है, और उसके साथ ही साथ हवा की पूजा करता है, जंगल की पूजा करता है, आकाश की पूजा करता है, सूरज की पूजा करता है, चांद की पूजा करता है, और उसके आसपास के पर्यावरण और वातावरण की पूजा करता है, खेती बाड़ी की पूजा करता है, और खेती बाड़ी में काम आने वाले औजारों की पूजा करता है, और जीवन में जो जो चीजें काम आती है उसकी पूजा करता है, और चींटी मकोड़ी से लेकर बड़े बड़े जंगली जानवरों की भी पूजा करता है। अर्थात उसके पीछे जो छुपा हुआ दर्शन और मूल्य और अध्यात्म है, उसको समझने की जरूरत है कि वो जंगल को बचाने की बात करता है, धरती को बचाने की बात करता है, पानी को बचाने की बात करता है, और पर्यावरण और वातावरण को बचाने की बात करता है, कीड़ी मकोड़ी से लेकर बड़े बड़े जानवरों को बचाने की बात करता है। अर्थात पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने की बात करता है, क्योंकि ये सब चीजें बचेगी तो आदिवासी तो बचेगा, लेकिन गैर आदिवासी भी बचने वाला है। और जो हमको सिखाने की बात करता है उसको भी सीखने की जरूरत है कि यदि खेती में अनाज नहीं उगेगा, खेती में यदि अनाज नहीं उगेगा तो आदिवासी तो भूखे मरेगा ही, लेकिन आप लोग क्या खाओगे? ये फैक्ट्री में क्या तुम अनाज बना सकते हो क्या? पानी बना सकते हो क्या? जंगल बना सकते हो क्या? ये चीज समझने की जरूरत है। तो आदिवासी को सुधारने के नाम पर आदिवासियों में आना बंद कर दीजिए, और आदिवासियों से सुधरने के लिए आदिवासियों के बीच में आना चालू कीजिए। क्योंकि जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो आप स्वतंत्रता और समानता की, बंधुता की बात करते हैं, जो भारत देश के संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है, वो पहले ही आदिवासियों में मौजूद है, इसीलिए भारतीय संविधान में लिया गया है। क्योंकि आदिवासी समाज कोई भी काम करता हो, चाहे छाप दिया हो, गमी 12वें की बात हो, या ईंधन की बात हो, या कोई भी कार्यक्रम करना हो, तो पूरे गांव को बिठाता और उसको पूछता है कि आसपास के गांव में या आपके रिश्तेदारों में या गांव में कोई कार्यक्रम तो नहीं है, नहीं तो हम इस तारीख को ये कार्यक्रम तय कर रहे हैं। अर्थात लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो आदिवासी समाज में आज भी मौजूद है। तो लोकतंत्र की जो बात करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, उनको आदिवासियों से सीखने की जरूरत है, हमको सिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी जो बात है, आज भारत देश में यदि प्रतिशत में बात करें तो 7.5% जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार बताते हैं, और यदि जनसंख्या में आंकड़े में बात करें तो 13 करोड़ से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है। और वह भी जब अनुसूचियां शामिल की गई थी, अनुसूचियों में जमातों को शामिल किया गया था, समुदायों को शामिल किया गया था, कई सारे साथी हमारे आज भी आदिवासी बनने के लिए छुटे हुए हैं, जो वास्तव में आदिवासी है। रहन सहन से लेकर पूरी परंपरा और उनके पूर्वजों की उत्पत्ति भी इस भारत देश में हुई है, उनको भी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। हमारी जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा है, जनसंख्या हमारी है। उसके बाद में जंगल हमारे इलाके में है, पानी हमारे इलाके में है, जमीन हमारे इलाके में है, खनिज संसाधन हमारे इलाके में। सब कुछ होने के बाद भी इस देश और प्रदेश पे जो शासन प्रशासन चल रहा है वो दूसरे लोगों का चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये आदिवासी समाज के लोगों को सोचने, समझने, चिंतन मंथन करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने इन सब चीजों का महत्व नहीं समझा, और अनेकता में बटे रहे, अलग अलग जातियों में बटे रहे, भील भिलाला गोंड कोरको कामित वसावा में बटे रहे, और इन लोगों ने हमको 742 समुदायों में बांट के हम लोगों को राज करते रहे, हम लोगों को उल्लू बनाते रहे। हम लोगों के यहाँ से जंगल काट के ले गए, पानी बड़े बड़े डैम बना के ले गए, बिजली बनाए तो बड़े बड़े शहरों में ले गए। हम लोगों को आज भी सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है, और घरों में दिए नहीं जलते हैं, कई कई जगह पे पीने को पानी भी नहीं मिलते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भारत देश में एक नहीं है, अलग अलग समुदाय में बटे हुए हैं, और अलग अलग पार्टियों में बटे हुए, अलग अलग धर्म में बटे हुए। जबकि ये जो आदिवासी समाज है, धर्म से पहले रहने वाला लोग हैं। वो धर्म किसी भी को भी माने, लेकिन आदिवासी संस्कृति पहले आना चाहिए। ये बात हम आदिवासी बचाओ यात्रा के माध्यम से कहने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं।
एकता होगी तो क्या होगा। भारत देश के पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, हमारे जो बुजुर्ग लोग, जब अभी गुलालिया भाई बोल रहे थे, उनके साथ वाले लोग, गजानन दादा और जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जिन लोगों ने संगठन की शुरुआत की थी, अब धीरे धीरे करके नौजवान साथियों तक पहुंच गई, जयस तक बात पहुंच गई है, विद्यार्थी तक बात पहुंच गई है, और फिर भी अभी तक 1% से भी ज्यादा लोग संगठित नहीं हुए हैं। जब इतने ही लोग संगठित हुए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं और अपने लोगों को इकट्ठे करने लगे हैं, महापुरुषों के नाम पे, जयंतियों के नाम पे, उनके शहादत दिवसों के नाम पे, 9 अगस्त के नाम पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करने लगे हैं, तब इनके बीच में तहलका मच गया है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो देश में बड़ी बड़ी है, उनको तहलका मच गया है, क्योंकि पहले आदिवासियों को हम दारू के छापके में, मुर्गे में, मटन में इकट्ठा कर लेते थे और सेव पलमर बांट देते थे, दिल्ली और भोपाल ले जाते थे। अब ये आदिवासी नौजवान हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, इस सोच में पड़ गए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो गए और अपने अधिकारों को और अपने संसाधनों को जान गए हैं और अपने अधिकारों की मांग करने लगे। तब हमसे कोई छूटे नहीं, इसलिए देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी हमारी बात अब करने लगी है। यदि हम बीजेपी की बात करें, जो सत्तासीन है आज मध्य प्रदेश में भी और देश में भी, उनकी यदि बात करें तो ये आदिवासी हमारे साथ में क्यों नहीं रहा है, तो उन्होंने चिंतन मंथन और अध्ययन किया और हम लोगों के बीच में जाके मूल कारणों को खोजा। एक समय ऐसा था कि खाजा नायक को चोर कहते थे, भीमा नायक को चोर कहते थे, टंटिया भील को चोर कहते थे, लेकिन जब इनको समझ में आया कि आदिवासियों ने अपना इतिहास को खोज लिया है, ज्यादा समय तक इनको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जब इतिहास लिखा गया था, जिन्होंने अपनी उंगली भी नहीं कटवाई, उनका स्वतंत्रता संग्राम में नाम लिखा गया था और हमारे हजारों लोग अपने प्राणों की आहुति दी गई थी, उनके भी नाम संविधान ये स्वतंत्र इतिहास में नहीं लिखे गए हैं। तो जब आदिवासी जाग गया तो ये लोग भी सोचने लगे कि जब इनकी जयंती और शहादत दिवस मना रहे, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए ही सत्तासीन विचारधारा हमारे महापुरुषों की जयंतियां मनाने लगे हैं और शहादत दिन मनाने लगे हैं और इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित कर दिए हैं। कॉलेजों के नाम, रोडों के नाम और पार्क के नाम हमारे महापुरुषों के नाम पर अब रखने लगे हैं। कब? जब थोड़े से लोग एकत्रित हुए, संगठित हुए हैं। हमारे बिरसा मुंडा जी की जयंती पे छुट्टी की घोषणा की, अदरवाइज हमारे समाज के नाम पर एक भी छुट्टी या देश की बात करें या अन्य राज्य की बात करें, कहीं पे भी छुट्टी नहीं थी। ये जब आप लोग इकट्ठे हुए हैं, उसका परिणाम है। इंदौर जैसे महानगर में भौरकुआ चौराहा का नाम आपके महापुरुष के नाम पे, क्रांतिकारी जननायक टंटिया भील के नाम पर रखने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। इंदौर में जो बड़ा बस स्टैंड बन रहा है ISBT, उसका भी नाम शहीद टंटिया भील के नाम पर रख रहे हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है। जब आपकी एकता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो ये कारवा आगे बढ़ते जाने वाला है। ये तो एक पार्टी की बात की हमने, दूसरी पार्टी की बात करोगे आप, जो आज की तारीख में विपक्ष में है, कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता माननीय राहुल गांधी जी है। जब माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तब उनको समझ में आया कि इस देश में आदिवासी लोग बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं और इनके पास में जंगल, जमीन और खनिज संसाधन बहुत ज्यादा है। तब वो इतिहास में जाने का प्रयास किए और उनको समझ में आया कि आदिवासी का अर्थ क्या होता है। तब उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा रास्ते में कि आदिवासी का अर्थ होता है आदि अनादि काल से इस देश में रहने वाले लोग, अर्थात दुनिया की उत्पत्ति के समय जिन लोगों की या जिनके पूर्वजों की उत्पत्ति इस भारत देश में हुई है, वो आदिवासी है और ये पूर्व से रहने वाले लोग हैं। जब ये इस देश के मूल मालिक है तो जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। ऐसी बात कहने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। ये आपकी एकता की ताकत है। तो साथियों, इस एकता को आप लोगों को आगे बढ़ाना है और हमारे देश के संविधान में जो हमारे अधिकार है, चाहे 5वीं अनुसूची की बात हो, पेशा कानून की बात हो, वनाधिकार मान्यता कानून की बात हो, या तमाम प्रकार के जो प्रोविजन है, 13(3) की बात हो, 19(5) की बात हो, या 275(1) की बात हो, या 244(1) की बात हो, 312 की बात हो, या 342 की बात हो, 338 की बात हो, इन सब अधिकारों को पाने के लिए हम सब पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवी
बुद्धिजीवी वर्गों को एक होना पड़ेगा और संघर्ष के लिए जात पात धर्म और पंथ को ऊपर छोड़कर आदिवासी के नाम पे इकट्ठा होना पड़ेगा, तब ये सुनने वाले हैं, नहीं तो इनके कान में जू भी रेंगने वाली नहीं है। परसों शासन एक पार्टी ने किया, परसों शासन दूसरी पार्टी का हो गया। पार्टी आएगी जाएगी, सत्ता आएगी जाएगी, सांसद विधायक बनेंगे और दूसरे भी बनेंगे, लेकिन आपके अधिकारों की सुनवाई कोई नहीं करने वाला है। इसलिए जब देश का आदिवासी 1% से कम मात्रा में भी जगा, तब जाके ये जो सत्तासीन विचारधारा है वो कह रही है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हम आदिवासी बनाएंगे, और हमारी राजनीतिक पार्टी का मुखिया भी प्रदेश अध्यक्ष हम आदिवासी समाज के व्यक्ति को बनाएंगे। और तो और बड़ी बात मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, पूरे होशोहवास के साथ में कहना चाहता हूँ कि माननीय सुमेर सिंह सोलंकी साहब को राज्यसभा का सांसद बनाया है तो वो आपकी एकता का ताकत की वजह से बदौलत बने हैं, अदरवाइज हमको कोई नहीं पूछने वाला। यदि हमको बहुत पूछने वाले लोग होंगे तो भोपाल और इंदौर और दिल्ली में जाके हमारे सांसद और विधायक को ये टिकट दे दे और जिता दे, तब हम मानेंगे कि वास्तव में आप हमारे बारे में चिंतन मंथन कर रहे हैं। बड़वानी जिले का ही क्यों बनाया? दूसरे जिले में क्या आदिवासी नहीं है? दूसरे जिले में पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? दूसरे जिले में होशियार लोग नहीं है क्या? दूसरे जिले में अच्छे लोग नहीं है क्या? नहीं, ऐसा है, लेकिन बड़वानी जिले में आपकी संगठन की ताकत मजबूत है। और ये बड़वानी जिले के लोग, चाहे विद्यार्थी की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो या दूसरे संगठनों की बात हो, पूरे राज्य में ही नहीं पूरे देश में नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए उनको डर लग रहा है कि यदि आदिवासी को आगे नहीं करेंगे तो हमारी सत्ता का सिंहासन भी डोल रहा है, कभी छीन सकता है। इसलिए आपको पूछ रहे हैं, और इसीलिए भारत देश की प्रथम नागरिक आदिवासी महिला को बनाया है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू को। ये आपकी एकता की मिसाल है, आपकी एकता की ताकत है। इसलिए आप लोग इस एकता को आगे बढ़ाइए और बटिए मत। और ये जो गाड़ियां जा रही है, जिनको ऐसी ये मजबूरी में जा रहे हैं, इनको खुशी नहीं है कि अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह पे जाए। सुबह 5 बजे से वाहन चलते हैं, रात को 9-9, 10-10 बजे वापस आते हैं, और ये तो सुबह शाम आते जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं कि मौसम के लिए प्लान हो जाते हैं, बारिश के मौसम में गांव में रहते हैं, जैसे ही गर्मी आती है वैसे ही वापस चले जाते हैं। इनके बच्चों को स्कूल में नहीं जा पाते हैं, इनकी माता और बहनों के साथ में वो कहाँ अन्याय अत्याचार दमन होता है, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। यदि हमारे लिए योजना बनानी है तो ऐसी योजना बनाइए कि ये पलायन रुक जाए और इनको गांव में रोजगार मिले, तब जाके हम मानेंगे कि वास्तव में आप चिंतन कर रहे हैं। अभी तो आप दिखाने के लिए हमारे महापुरुषों की बात कर रहे हैं, अभी तो आप दिखाने के लिए बहुत सारी योजना ला रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल यदि योजना लाना है तो हम जो खनिज संसाधन है उस पे हमारा राइट दे दीजिए। यदि वास्तव में हमारी चिंता करते हैं, हमको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस देश के मूल मालिक हैं। हम देंगे, मांगेंगे नहीं। कब? जब हम हमारे अधिकारों को ले लेंगे। तो साथियों, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि आप पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, विवेक और बुद्धि वाले लोगों की जरूरत है। जहां पर चाहे प्रशासनिक लेवल पे नेतृत्व की बात हो, होशियार लोग हमारे कलेक्टर बने, आईजी बने, एसपी बने, और जब नीतियां बने और वहां पे मीटिंग हो और हमारे समाज के खिलाफ यदि कोई नीति बन रही है तो टेबल ठोक के या हाथ पकड़ के बोल दे कि ये नीति हमारे समाज के लिए गलत है, इसको ऐसी नीति मत बनाइए, इसको बदलिए, संविधान में ऐसा लिखा गया है, लोकतंत्र की मूल भावना ऐसी है, रोक दे। ऐसे लोगों को हमको तैयार करने की जरूरत है। चाहे राजनीतिक नेतृत्व की बात करें, गूंगे बहरे लोगों को वहां भेजने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की भेजने की जरूरत है। जब हमारे समाज की बात आए तो सीना ठोक के बोले कि ये मेरे समाज का अधिकार है, अधिकारों का हनन करोगे तो किसी भी पार्टी की बात हो, आपकी बात करने के लिए मैं लोगों में नहीं जा सकता हूँ, नहीं तो लोग जूते और पत्थर मारेंगे, इनकी माला पहनाएंगे। ऐसे लोग कहने के लिए आपको विधानसभा और लोकसभा में भेजने की जरूरत है। अब बहुत हो गया है, अब बहुत हो गया है, पानी सर से ऊपर निकल गया है, अब हम मरने की कगार पे खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादाओं को सताया गया तो यहाँ की जमीन छोड़ के दूसरी जमीन, तीसरी जमीन, ऐसा करते करते जंगलों में जाके बस गए हैं। अब इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, अब हमको लड़ने की जरूरत पड़ गई है। इसलिए सब तैयार हो जाइए, चाहे छोटा बच्चा हो, महिला हो, कर्मचारी, अधिकारी हो, कोई भी हो, अपने अपने लेवल पे अपने अधिकार की बात
बात कीजिए, डरने की कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस सिलावत क्षेत्र में अकेले नहीं है। ऐसे ही दहाड़ देश के कोने कोने में लग रही है। जब जरूरत पड़ेगी, बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, तो सारे लोग सड़कों पे उतर आएंगे। इनकी सड़कें रोक देंगे तो जाएंगे कहाँ से ये लोग? जिनकी सड़कें रोक दी जाएगी तो खनिज संसाधन जाएंगे, यदि रेत की पटरियां रोक दी जाएगी तो इनके जो खनिज संसाधन हमारे निकाल के ले जाते वो कहाँ से ले जाएंगे? और आप जेल में डालने की बात करते हैं। आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग हैं, हमारे समाज के लाखों करोड़ों में नहीं बचेगी। उस दिन क्रांति होगी, उस दिन बिरसा मुंडा की उलगुलाल होगी। यही बात हम कहने के लिए निकले हैं। इतनी बात को कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिरी बात जो छुट्टी है उसको भी मैं जोड़ देता हूँ। हेलो, ये लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की है ऐसा नहीं है। देश में मैंने दुनिया और इंसानियत और मानवता के बचाने की बात आदिवासी समाज कर रहा है, और इसीलिए शुरुआत आदिवासी समाज से हमने की है। इस लड़ाई को जीतना है हम लोगों को, तो ST, SC, OBC और माइनॉरिटी को एक होना पड़ेगा। बात इतनी भी नहीं रुकेगी। देश का जो गरीब तबका है उसको भी आगे बढ़ के इस मुहिम में शामिल होने की जरूरत है, तब जाके हम ये लड़ाई को जीत पाएंगे। अकेले वैसे भी हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। इसलिए मेरी बातों को जो दिगर समाज के लोग सुन रहे हैं वो ये ना समझे कि आदिवासियों के एकत्रित कर रहे हैं। हमारी भूमिका देश में धीरे धीरे बन रही है। जब समय आएगा तब हम आह्वान करेंगे और सारे लोगों को जुड़ना पड़ेगा। सिलावत वाले लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि सिलावत में यदि आपकी रोजी चल रही है तो आसपास के जो सैकड़ों गांव में हमारे आदिवासी समाज के लोग रह रहे हैं उसकी बदौलत आपकी रोजी चल रही है। आपके घर में गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है और आलीशान बिल्डिंग बनी है, तो ये इन आदिवासियों की बदौलत बनी है। तो आपको इन आदिवासियों के जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको मदद करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में स्कूलों की हालतें खराब है, हॉस्पिटलों की हालतें खराब है। आप लोग मदद करोगे। वास्तव में यदि आप इनके रीढ़ी हो तो स्कूल बनाने में मदद कीजिए, हॉस्पिटल बनाने में मदद कीजिए और सही नेतृत्व को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। हम भी सुखी रहेंगे, आप भी सुखी रहेंगे। नहीं तो हमारे घरों में खत्म हो जाएगा तो हम खाने के लिए कहीं भी जा सकेंगे। भूखा कोई मरता नहीं है, वो भूख के लिए संघर्ष करता है। इसलिए संघर्ष में आप लोग साथ दीजिए। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। खूब धन्यवाद आदरणीय माननीय जो आज की मूल भावना को आप तक रखा। जो आदिवासियत बचाओ हमारी जो थीम है उस थीम पे पूरी बात कही और आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। तो आदिवासियत बचाओ की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ये बातें लेकर आप लोग पूरे इलाके में मनन चिंतन करते हुए काम करेंगे, एक दूसरे के साथी बनेंगे। हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, इसलिए आप लोग इस आदिवासियत के जो विचार है वैचारिक आंदोलन आदिवासी एकता परिषद के, उस आंदोलन से जुड़ेंगे ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई माननीय सम्मानीय राजन भाई मोरले जी हमारे बीच पहुंचे, उनका भी हम तालियों से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं बड़े भाई राजन भाई जी को मैं बुलाता हूं, वो आए और अपनी बात रखें। आगे भी हमें चलना है, तो आगे भी हमारे साथी हमारा वेट कर रहे हैं। राजन भाई अपनी बात रखें। सब साथी जिंदाबाद। आज हमारे इस सिलावत क्षेत्र में आदिवासी बचाओ यात्रा लेकर आए, उन सबका हम यहाँ पर बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि 13, 14, 15 को जो आदिवासी एकता परिषद का कार्यक्रम गुजरात में होने जा रहा है, उसके लिए ये यात्रा निकल रही है। और ये लोग चाहते तो सीधे उस यात्रा में शामिल हो जाते हैं, लेकिन क्या कारण है कि ये लोग अपने आदिवासी क्षेत्रों के दूरस्थ और ग्रामीण और ठेठ इलाकों में से रैली निकाल कर निकल जा रहे हैं। कल एक रैली हमारे बोकराड़ा में आई और बोकराड़ा से देवगढ़, कालाखेत और उसके बाद गोलपाटीवाड़ी, गारा, भेसारी होते हुए रोसमाल और उसके बाद केली रात रुकी पोखला होके। तो और आज सुबह से फिर केली से स्टार्ट हुई और इधर से आई, और ये दूसरी यात्रा सेंधा तरफ से आज आई और दोनों यात्रा शामिल हुई। तो क्या कारण है? ये लोग हम लोगों को गांव-गांव में जाकर, क्योंकि हम लोग
लोग, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं रहती है। हम लोग ज्यादा सिलावत, बड़वानी, पार्टी और इंदौर ज्यादा भोपाल तक जाते हैं, लेकिन देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं रहती है। इसलिए ये यात्रा गांव-गांव आई है और गांव-गांव में हमें लोगों को यात्रा के माध्यम से आदिवासियत क्या है उसके बारे में बताया और अब ये आप लोगों को वहां आने के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं। तो साथियों, हम लोगों ने इनकी पूरी बात सुनी। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इतनी बात कहता हूँ कि जो आदिवासियत बचाना है, जैसे कि हमको हमारी संस्कृति, हमारा पहन भाषा, हमारा भाषा बोली और हमारी जीवन शैली, जीवन पद्धति को बचाना पड़ेगा, क्योंकि आज विश्व ने मान लिया कोरोना में महामारी के बाद कि आदिवासियों की जो जीवन पद्धति है वो सबसे अच्छी और सबसे लाभकारी है। और साथ में आज हम देखें तो आजादी के इतने साल हो गए, इस देश के आदिवासियों को मूल मालिक कहा जाता है और मूल मालिक हम हैं। बावजूद क्या कारण है कि हमारा आज भी आर्थिक सामाजिक रूप से और हर क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। उसका ये कारण रहा है कि राजनीतिक पार्टियों ने हमारा शोषण ही किया है। आज जरूरत है हमको शिक्षित होने की, संगठित होने की और हमको हक लेने की। हम बहुत बोलते हैं कि संविधान रूपी किताब में आदिवासियों को बहुत सारे अधिकार दिए, बहुत सारे अनुच्छेदों में उल्लेख किया हुआ है, हमको विशेष अधिकार दिए, लेकिन जो सामान्य मूलभूत सुविधा है आज वो भी हमारे क्षेत्र में नहीं पहुंच रही। चाहे हम बिजली की बात करें, पीने के पेयजल की बात करें, सड़कों की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हम सबके सबसे खराब स्थिति आज हमारे क्षेत्र की है। उसके कई कारण रहे हैं, लेकिन आज हमने देख रहे हैं कि हमारे आदिवासी युवा, पढ़े लिखे, कर्मचारी, मजदूर, खेती किसानी करने वाले सब लोग समझ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा संगठित भी हो रहे हैं। यदि आज हम, जैसे पोलाल भाई ने बताया कि 1% संगठित हुए, यदि हम लोग संगठित हो गए तो एक इस देश के अंदर चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रहेगी, दबाव समूह आदिवासी रहेगा और आदिवासियों का भला होगा। इसलिए साथियों, हमको संगठित होना बहुत जरूरी है और इस आदिवासी यात्रा का हम यहाँ स्वागत करते हैं और ये यात्रा लेके आए, उनका बहुत बहुत आभार भी करते हैं। आगे मैं आपको अनिल भाई को ये माइक देता हूँ कि आगे कार्यक्रम बताएं। धन्यवाद भाई राजेंद्र दादा। आदिवासी एकता परिषद का जो सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन होने जा रहा है उसके लिए आप लोगों को उन्होंने भी आह्वान किया है कि अधिक से अधिक संख्या में उस महासम्मेलन के सहभागी बने। और अंत में मैं आभार के लिए मुरारी भाई को बुलाऊंगा। उसके पहले जो इस यात्रा में मटली से लेकर, छिंदवा से लेकर पलसोद के साथी इस यात्रा को यहाँ तक लेकर आए हैं, वो साथी वापस जाना चाह रहे हैं तो यहाँ तक आए। उनका आदिवासियत बचाओ यात्रा और आदिवासी एकता परिषद की ओर से हम उनका शुक्रगुजार करते हैं, आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस यात्रा को सम्मान पूर्वक यहाँ तक लेके आए। सभी साथियों का हम तालियों से स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करते हैं।